स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पाठ 8 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है बाल श्रम। प्रस्तुत पाठ बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालता है। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जानकारी के अभाव में गरीब लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पढ़े लिखे वर्ग के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में से उन बच्चे को खोज निकाले जो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में श्रमिक बन गए। तो बाल श्रम बच्चों क्या होता है, देखो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको पढ़ाई ना करके कहाँ भेजा जाता है, स्कूल या भेज के उनसे काम कराया जाता है, तो उसी को हम बाल श्रम बोलते हैं। और यही बताया गया है इस पाठ में कि हमें उन बच्चों को ढूंढना चाहिए जो इस समस्या से क्या है, पीड़ित है, और हमें उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई के मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे ही घंटे बजे माँ गुस्से में बोली, कौन आ गया भरी दोपहर में, जरा देर चैन से लेटने भी नहीं देते। तो मम्मी है और वो गुस्से में, उनके गेट पर कोई आता है और गुस्से में बोलते, इतनी दोपहर में कौन आ गया परेशान करने। दरवाजा खोलकर देखा तो रवि खड़ा था, दोनों छोटे छोटे हाथों में प्रेस हुए कपड़ों का भारी गट्ठर दे रखा था। तो देखो ये क्या है, ये छोटा सा बच्चा रवि आता है और अपने हाथ में क्या ले रखे हैं, इसने कपड़े ये क्या करके लाया है, इन्होंने प्रेस करने के लिए दिए होंगे और वो इस्त्री करके लाया। तो देखो कितना छोटा सा है, बोझ के मारे उसके हाथ डगमगा रहे थे। उसे देखकर माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुझे ये टाइम मिलता है क्या, बोलो कितने पैसे हुए। उसके हाथ से गट्ठर लेकर माँ ने पूछा और अंदर से गई। तो देखो ये छोटा सा बच्चा है, दोपहर में काम कर रहा है, पर ये माँ को तो एक चीज किसी नहीं देगी, पर इनको तो इस बात की वो लगी है, इसने मुझे दोपहर में परेशान करते, मेरी नींद खराब कर दी। जब माँ लौट कर आई तो उनके हाथ में पैसे और एक केला था, और उन्होंने रवि को केला दिया और पूछा, तुम्हारा भाई टीम कहाँ है। रवि ने पूछा, इसकी नौकरी लग गई है, वे फैक्ट्री में काम करने लग गया। तो इसकी मम्मी क्या लेकर आती है, पैसे और केला लेकर आती है, इसको देती है। फिर इससे पूछते, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो ये बताता है कि मेरे भाई की तो नौकरी लग गई है फैक्ट्री में और वो भी काम करने चला गया। नौकरी? माँ ने हैरानी से पूछा कि अरे उसकी नौकरी लग गई। जवाब में रवि ने सिर हिलाया और पैसे गिनता हुआ चला गया। तो उसने ऐसे करा कि हाँ लग गई, और पैसे गिनता हुआ वहां से चला जाता है। मुझे भीतर बुलाते हुए कहा, बेटा इतनी तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर आ जाओ। तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मैंने माँ से पूछा, माँ रवि को तो लू नहीं लगती, वह तो सारा दिन बाहर ही रहता है। तो जब अपना बेटा उसको बोले कि नहीं बाहर मत जा, अंदर आ, और फिर जो बेटा है उसको लगता है कि माँ ऐसे तो जो रवि है वो पूरे दिन बाहर रहता है, उसको लू नहीं लगती क्या। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ कारण तुम ठीक कहते हो, परिस्थितियाँ भविष्य को मजबूत बना देती है। मैं सोचने लगा कि क्यों रवि और उसके भाई के साथ यह स्थिति है, क्या इनका मन नहीं करता कि वे क्रिकेट खेले और स्कूल जाए। मुझे जब से याद है, हमारी गली के कोने वाले पार्क के पास एक प्रेस वाले बैठते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, प्रेस वाले जरूर आते हैं। तो देखो ये होता है कि उसे बेचारा बच्चा सोच में पड़ जाता है कि क्यों इनकी परिस्थितियां ऐसी हैं और क्यों वो इतने दोपहर में और यहाँ पे मजे ले रहा हो। तो वो ये सब सोचता रहता है और फिर बताता है कि हमारे पार्क के कोने में कौन है, एक प्रेस वाली है, और वो क्या है, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो वहाँ पर रोज आकर जरूर बैठते हैं। रवि के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, शाम को जब वे लौटते हैं तो यह सब लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले। तो उसके पापा क्या करते हैं, मम्मी तो प्रेस करती है और पापा ऐसी सब्जी का ठेला लगाते हैं, और जब वो रात को आते हैं वहाँ पे तो उसका सामान रखकर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। रवि और तीनों ज्यादातर अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। पहले इनकी 2 बहनें सरिता और बीता भी आती थी, अब तो रवि अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता रहता है। रवि का बड़ा भाई तीनों 10-11 साल का है और रवि तो अभी 5-6 साल का ही है। तो देखो जो उसको पहले उसकी बहनें भी वहाँ पे आती थी, पर अब वो क्या हो गई, वो वहाँ पे नहीं आते, सिर्फ जो रवि है वही अपनी माँ की काम करने में हेल्प करता है। और जो उसका भाई देखो 10-11 साल का ही है और क्या करने चला गया, नौकरी करने चला गया बाहर फैक्ट्री में, और बेचारा रवि को भी 5-6 साल का ही है। हमेशा मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि ये लोग हमारे गली के अभिन्न अंग से बनी रहे, मगर आज मुझे बार बार रवि पर तरस आ रहा था। वह ये सोचकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता कि तीनों नौकरी करेगा, वह खुद बच्चा है, फिर काम क्या करेगा। यही सब सोचते सोचते शाम हुई।
बेचारा इतना सोचता है कि वो तो खुद बच्चा है, अभी कितना ही काम कर लेगा, और हम दोनों इतने ज्यादा अलग क्यों है। मेरा खेलने का समय हो गया। वहाँ की अनुमति मिलते ही मैं बैट बॉल लेकर भागा और आज पार्क में जाने से पहले प्रेस वाली की मेज के पास मैं रुक गया। मैंने पूछा, आंटी क्या टीनू की नौकरी लग गई है? तो खेलने से पहले पूछता है आंटी से कि क्या आंटी उसकी नौकरी लग गई? प्रेस वाली ने मुझे देखा, खुश होकर बोली, हाँ बेटा लग गई। मैंने फिर पूछा, आंटी वो किस चीज की फैक्ट्री है? कहने लगी, यह तो हम नहीं जानते, शाम को जब टीनू के पापा आएंगे तब पूछ लेना। तो उनको नहीं पता किस चीज में, बस वो इसलिए पूछा है कि हाँ उनकी नौकरी लग गई और मेरा बेटा काम पे जा रहा है। तो बोलती है कि जब उसके पापा आएंगे शाम को तुम उनसे पूछ लेना। 7 बजे मैं खेल कर लौटा, तब तक पिताजी आ गए थे। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है जो टीनू है ना, प्रेस वाली का लड़का, उसकी नौकरी लग गई फैक्ट्री में। हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, चाहे आप माँ से पूछ लीजिए। वो आते ही पापा को बता देता है कि उसकी नौकरी लग गई और ऐसे बात है। मैंने ऐसे उत्तेजना पर पिताजी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो पिताजी देखो आराम से बैठे हैं, उन्होंने कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, कैसा भी इमोशन नहीं दिखाया, बस हाँ वो करते रहे। मैं उतावलेपन पे बोल रहा था, हमारी सिविक्स की मैम ने हमें पिछले सप्ताह की चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ाया था। पिताजी नहीं है तो गलत हो रहा है ना, हमें कुछ करना चाहिए। तो बच्चा बहुत उत्साह से बता रहा है कि पापा ऐसे ऐसे लग गए, और पिताजी क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ऐसी कर रहे थे। और फिर वो बोलते कि हमारे मैम ने सिविक्स वाली टीचर ने पढ़ाया था चाइल्ड लेबर के बारे में, कि जो बच्चे से काम कराते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने नहीं भेजते, तो हमें भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अपने पापा से बोलता है। तभी चाय की ट्रे लेकर माँ आ गई, पिताजी की और चाय का कप बहाते हुए बोली, क्या कुछ करना चाहिए, बेचारे गरीब लोग हैं, इसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा है ना। तो उसकी मम्मी आके बोलती है कि ठीक है, गरीब है, कर तो रहे हैं ना, भीख तो नहीं मांग रहे, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ये सब आजकल बेकार के चोचले हैं, बाल श्रमिक बचाओ वगैरह वगैरह, काम तो करना ही पड़ेगा। माधारा प्रभा बोलती जा रही थी। पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे, फिर तब रखते हुए बोले, यह ठीक है कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है, पर इन बच्चों को भी खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है। तो पापा अपनी चाय फिनिश करके बोलते हैं कि हाँ ठीक है काम करना चाहिए, पर देखो बच्चों की उम्र क्या है, पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, तो वो भी तुमको पढ़ना चाहिए, यही थोड़ी कि अब से काम करो। पिताजी की बात सुनकर मुझे थोड़ा साहस मिला। मैंने कहा, हम लोगों को तीनों औरतों की मदद करनी चाहिए। पापा मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी आप मेरा साथ देंगे तो वास्तव में हम कुछ कर सकेंगे। तो वो पापा की बात सुनकर खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ हमें इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल यह पता करके आना कि तेरे किस फैक्ट्री में काम करता है। मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मन में कुछ कल गुजरने का उत्साह था। मैं सोचने लगा, टीनू और रवि भी तो हमारी भी उम्र के बच्चे हैं, इनके पास न टीवी है न कंप्यूटर, ये न कभी पिज्जा मांगते हैं न बर्गर, न ही किसी होटल में खाना खाते हैं, न ही फिल्म देखते हैं। ये सब तो दूर की बातें हैं, इन्हें तो कभी स्कूल जाने का अवसर भी नहीं मिला। ये बड़े होकर क्या करेंगे? सोचते ना जाने मुझे कब नींद आ गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर मैं स्कूल चला। तो रात भर वो यही सोचता रहता है कि हम मुझे हेल्प करनी है और मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो सारे स्कूल भी नहीं गए हैं। और ऐसे सोचता वो सो जाता है और सुबह उठकर स्कूल चला जाता है। दोपहर में घर लौटते ही मुझे फिर सब कुछ याद आ गया। माँ से प्रेस के कपड़े लेकर मैं प्रेस वाले के पास पहुंचा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने तमाम सवाल पूछ डाले। मुझे पता लगा कि प्रेस वाले की दोनों बेटियां घर पर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं। तीनों को गांव से आदमी एक पॉलीथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में काम नहीं। तो जो दूसरी बहन है वो क्या करते हैं, घर जा जाकर काम करती है, झाड़ू पोछा करती है। और जिसका भाई से पॉलीथीन बैग की फैक्ट्री में काम में लगा, वह उसे 500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। प्रेस वाली के किसी भी बच्चे ने स्कूल की सूरत तक नहीं देखी, और तो प्रेस वाले थे उसका कोई सा भी बच्चा स्कूल नहीं गया था। घर की जरूरत वो रोटी कपड़ा आदि जुटाने में यदि बच्चे माँ बाप का साथ न दे तो कैसे काम चलेगा। प्रेस वाले ने सबसे मतलब लौटा तो मुझे बस पिताजी बन को साथ था। तो वो घर आ गया, पर अब उसको किसका रेट था, सिर्फ अपने पापा का, कि पापा आएंगे और मैं उनको ये सब बताऊंगा, जल्द से जल्द दिन पे नहीं कुछ करेंगे।
शाम को जब पिताजी लौटे तो मैंने सारा ज्ञान उनके सामने उड़ेल दिया। सोकर पिताजी बोले यह ठीक नहीं है कि इतने छोटे बच्चे को ऐसी फैक्ट्री में भेजा जाए। तभी माँ आकर हम दोनों को समझाने लगी, देखो वो जैसे जी रहे हैं जीने दो, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। मैं हर महीने अपनी पुरानी साड़ी, ब्लाउज, चादर, जूते आपके और राहुल करण के छोटे पुराने कपड़े देती रहती हूँ। कई बार तो पुराने बर्तन, पानी की बोतल, त्योहार के समय फुलझड़ी, पटाखे, रंग गुलाल, मिठाई आदि दे देती हूँ। मम्मी बोल रही है कि ठीक है और करने को जैसे वो जी रहा, तो वो क्या करना और मतलब कर भी क्या सकते हैं। मैं जितना सामान होती है वो मतलब सामान होता है, चाहे कपड़े चाहे बर्तन, मैं उनको देखती रहती हूँ। पिताजी ने हाथ से माँ को चुप करने का संकेत किया और बोले यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, बात है जीवन शैली। तो पिताजी ऐसे करते हैं कि ठीक है, इशारा कर दे, ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम कर रही हो, ये तो क्या है, ये चीज अलग है, और जो जीवन जीना है, जीवन शैली, वो अलग है। जीवन को दिशा देने की और हमें यह करना ही चाहिए। सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है, पर जानकारी के अभाव में प्रेस वाले जैसे नहीं उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग जो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं, हमें इन लोग दोनों की मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि ये लोग उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सके। तो बताते हैं पापा के सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है गरीब लोगों की, पर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो इस बारे में पता ही नहीं होता। तो हम पढ़े लिखे हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको इस बारे में बताएं और उनकी मदद कर सके। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, कॉपियां और वर्दियां दी जाती हैं। जिन बच्चों के माँ बाप में पैसे कमाने फैक्ट्रियों, फोटो और ईंटों के खत्तों पर भेजते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन स्कूल आने के लिए भी बच्चों को पैसा दिया जाता है। दोपहर को स्कूल में मिड डे मील, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो वो बताते हैं कि देखो उनकी पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, सरकार खाना दे वो कर रही है, मतलब स्कूल पैसे देते हैं उनको स्कूल में आने के लिए भी कि आओ तुम पढ़ो और पैसे भी तुम्हें मिलेंगे। और दोपहर के टाइम क्या होता है, मिड डे मील में क्या होता है, उनको एक टाइम का खाना, प्रॉपर खाना दिया जाता है। करण ठीक कह रहा है, हमें रवि और टीनू के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। क्या तुम जानती हो पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में उड़ने वाला पीवीसी पाउडर बच्चों के फेफड़ों के लिए कितना घातक है। इससे बच्चों के अनेक जानलेवा बीमारियां पनपती हैं, बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे देश में बाल श्रमिक कानून बनाया गया है। तो बताते हैं कि वो तो वैसे भी उसमें गया है प्लास्टिक पॉलिथीन में, अब उसको तो देखो क्या है, वो क्या होती है, वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा हानिकारक होती है। और वो तो उसकी फैक्ट्री में काम है, जिससे जो गैसेस निकलेंगी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। हमारे गली की यह मामूली घटना विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। तो बोलते कि हमारे पास में तो सिर्फ हमें एक ही पता है, पर ऐसे जुड़ते जुड़ते कम से कम 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाल श्रमिक के शिकार हैं। हमारे अपने देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। इनमें 30% खेतीहर बाल मजदूर हैं और 30 से 35% कारखानों आदि में 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें अधिक से अधिक 500 या 600 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। तो देखो काम इनसे इतना ज्यादा करवाते हैं और सिर्फ पैसा इनको 500-600 रुपये मासिक मिलता है। ये बाल श्रमिक बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। इन्हें ना तो अच्छा भोजन मिलता है, ना ही रहने के लिए उचित स्थान। आने वाले समय में यह कमजोर, बीमार और अनपढ़ पीढ़ी देश के लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ी शर्म और दुख का विषय। तो बोलते कि अभी तो ये काम कर रहे हैं, पर जैसे काम करते रहेंगे तो इनका बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। और देखो क्या होगा, जब छोटे छोटे बच्चे होंगे, पढ़ने की उम्र है, वो पढ़ ही नहीं है, काम कर रहे हैं, तो आगे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे नौकरी लेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, देश में तो पैसा आएगा और ऐसे ऐसे तो जाएगा, जो इकोनॉमी है वो डिक्रीज होती जाएगी। पिताजी की बातों और उनके महत्व को समझकर मैं और माँ चुकी रह गए। हमें इतना व्यापक स्तर पर इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। तो वो तो हैरान हो गया, आपकी बात सुन के बिल्कुल ऐसे ही जाता। और जब उसको ये सब पता चला तो वो और ज्यादा हो गया, गंभीर हो। हमने फैसला किया कि हम जीरो और रवि जैसे बातों को करने वाला नहीं बने। उसी शाम को माँ और पिताजी ने प्रेस वाली और रवि के पिता से बात की। पिताजी ने सारी बातें समझाते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि स्कूल में दाखिले और वजीफे सब चीजों की व्यवस्था में हम पूरी तरह उनका साथ देंगे।
तो उनके घर जाते थे मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा से बात करते हैं और उनको समझाते हैं और बोलते हैं कि हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह पीहू, रवि, सनीता और गीता को लेकर प्रेस वाली हमारे घर आई। माँ ने उन्हें बरामदे में बिठाकर नाश्ता कराया। पिताजी प्रेस वाली के पति के साथ स्कूल में दाखिले आदि की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ गए। 1 महीने में इस परिवार के बच्चों का जीवन बदल गया और ऐसे ही देखते देखते 1 महीने में ही सब कुछ चेंज हो गया। सरिता और टीना सुबह की पारी में 7 से 12 बजे तक स्कूल जाती थी। रवि और टीनू दोपहर यानी 1 बजे से शाम 6 बजे दूसरी पारी में जाते। तो स्कूल 2 पारियों में होता था, एक सुबह और एक शाम। तो जो बहनें थी वो सुबह जाती थी और 2 भाई शाम को। सुबह को टीनू और रवि माँ का हाथ पटाते, शाम को सरिता और टीना आ जाती। सड़क किनारे फुटपाथ पर भी बैठकर ये अपने स्कूल का काम कर लेते हैं। कभी कभी हमारे घर आकर मेरी भी मदद कर लेते हैं। मुझे इन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। ये लोग अपने क्लास के बच्चों में बहुत बड़े या बहुत देर से पढ़ना शुरू करने वाले अकेले नहीं हैं। वहाँ इनके जैसे और भी अनेक बच्चे हैं। अभी देर नहीं हुई है, जब जाओ तभी सवेरे। तो बोलते कि अभी भी देर नहीं हुए, जब तुम जाओ तब तुम्हारी आंखें खुल जाओ, वही तुम्हारा सवेरा है। तभी तो बच्चे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पढ़ोगे पर पढ़ोगे तो। मैंने भी प्रण कर लिया कि अपनी जानकारी में ऐसे किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कर सकते हैं। तो देखो क्या कितनी अच्छी बात बता दी आपने हमें कि हमें भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। चलो बच्चों, आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इससे क्या करेंगे, इससे कुछ सीखेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।